हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। आज हम आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स लेकर आए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह ये चैप्टर का ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम उन लाइंस को, लाइन सेगमेंट्स को मेजर कैसे करना है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन सबसे पहले। एज वी नो ऑल द शेप्स वी सी अराउंड अस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग कर्व्स और लाइंस। हम अपने आसपास जो भी शेप देखते हैं वो कोई ना कोई शेप जो होती है वो या तो कर्व का यूज करके बनती है या फिर लाइंस का यूज करके। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास को नहीं देखा है तो आप एक बार लास्ट क्लास जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको कर्व्स और लाइंस का मीनिंग क्लियर हो सके। We can see corners, edges, planes, open and closed curves. हमारे आसपास जितनी भी शेप्स हैं उसके हम कॉर्नर्स, एजेस, एजेस मीन्स यहाँ पे साइड्स रिप्रेजेंट करते हैं। साइड्स हम देख सकते हैं, कर्व, क्लोज है, ओपन है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो उसी के बेसिस पे हम उनको लाइन सेगमेंट्स, एंगल्स, ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स, इन सब में कैटेगराइज करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमने हमारे आसपास की शेप्स को, हमारे आसपास के फिगर्स को जो हमने लाइन सेगमेंट्स अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, एंगल्स में, ट्रायंगल्स में, पॉलीगन्स में, उनको मेजर कैसे किया जा सकता है। मेनली इस चैप्टर में हम शेप्स को मेजर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे किया जाता है। As we already know that a line segment is a fixed part of line, this makes it possible to measure a line segment. पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लाइन सेगमेंट जो है एक लाइन का क्या रहती है, पार्ट रहती है। तो अब क्योंकि लाइन का पार्ट है, ये हमारी लाइन है जिसमें दोनों साइड एरोज होते हैं, तो ये क्या है, एक फिक्स्ड पार्ट है। ये क्या हो गया, हमारा एक फिक्स्ड पार्ट हो गया जो यहाँ पे ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस फिक्स्ड पार्ट को क्या मेजर करना बहुत ईजी रहता है। द मेजर ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स लेंथ। अब जिस भी लाइन सेगमेंट की हम मेजरमेंट निकालते हैं, उस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, उसकी लेंथ कहते हैं। सपोज वी हैव ड्रॉन हियर अ लाइन जिसमें हमने ये पार्ट लाइन का क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यहाँ पे सी, यहाँ पे डी दे देते हैं। तो अब ये जो फिक्स्ड पोर्शन हमें गिवन है, इसकी मेजरमेंट ही क्या कहलाती है, इसकी लेंथ कहलाती है। अब हम लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट की, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो पहला मेथड है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करके दो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। बाय ट्रेसिंग, ट्रेस करके लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। एंड लास्ट मेथड है हमारा कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। ये हम रूलर और डिवाइडर का यूज करके कैसे लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं। अभी रूलर और डिवाइडर क्या है ये आइए चलिए आगे देखेंगे हम। तो सबसे पहले बात आती है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन की। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी चीज छोटी है, कोई भी चीज बड़ी है, हमारे आसपास की हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कैसे बता पाते हैं कि ये चीज छोटी है या फिर ये चीज बड़ी है। हम कुछ उसको मेजर तो नहीं करते हैं, हम जाके अपना स्केल लेके नहीं जाते हैं उसको मेजर करने के लिए। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसको देख के कि हाँ ये देखने में छोटा लग रहा है और वो देखने में बड़ा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे आइए चलिए देखते हैं, दो एग्जाम्पल्स हमें गिवन है। हमारे पास 4 लाइन सेगमेंट्स हैं। अगर हम दो का पेयर ले लें, पहला पेयर ए बी एंड सी डी का ले लें और दूसरा पेयर ले लेते हैं पी क्यू एंड एक्स वाई का, तो जो हमारे पास फर्स्ट पेयर गिवन है ए बी एंड सी डी, वी कैन इजिली सी कि इसमें ए बी जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू सी डी। यहाँ तो हमने ऑब्जर्व करके बता दिया कि ए बी की लेंथ बड़ी दिख रही है और सी डी की लेंथ क्या है, छोटी दिख रही है। बट इफ वी सी इन पी क्यू एंड एक्स वाई, पी क्यू और एक्स वाई हम नहीं बता सकते कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। देखने में दोनों क्या लग रही हैं, सेम लग रही हैं।
So by just looking at them, we can't always be sure about our judgment. So we need better methods of comparing line segments. तो sometimes क्या होता है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना आंसर नहीं दे सकते, तो हमें बेटर मेथड्स चाहिए होते हैं कंपैरिजन के लिए। ऑब्जर्वेशन वाला मेथड उतना रिलायबल नहीं है। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेंथ में नज़र आता है, तो हम उसको ईज़िली ऑब्ज़र्व करके बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं, ईज़िली देख सकते हैं कि ये पहली वाली जो लाइन सेगमेंट है वो बड़ी है और दूसरी वाली लाइन सेगमेंट छोटी है। लेकिन अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के बारे में बात करूँ, तो इन दोनों में हम उतना ईज़िली नहीं बता पाएँगे। तो हम सिर्फ ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड मेथड आता है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेस पेपर तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम क्या करते हैं, एक लाइन कुछ भी फिगर जो भी हमें चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके ट्रेसिंग पेपर रख के उसके ऊपर ऊपर एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रेसिंग से क्या हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है? क्या वो ईजिली हमें, क्या हम उस पर उतना रिलायबल रह सकते हैं? आइए देखते हैं। दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट। सबसे पहले कि हमने कितनी एक्यूरेटली हमने लाइन सेगमेंट ट्रेस किया है, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा भी हमने छोड़ दिया लाइन सेगमेंट को, तो ऑब्वियसली वहीं पे हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। एंड इट इज डिफिकल्ट इफ वी वांट टू कंपेयर अनदर लेंथ। सो द सेकंड थिंग इज कि हम एवरी टाइम हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं लाइन को, बार बार एक पेपर पे ड्रॉ करके दूसरे पेपर पे ड्रॉ करके, ऐसे बहुत सारी लेंथ के बीच में हमें कंपैरिजन करना रहता है। तो ये भी मेथड उतना रिलायबल नहीं है। तो अब हम थर्ड मेथड के बारे में बात करते हैं, कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड अ डिवाइडर। अब रूलर और डिवाइडर क्या होता है, आपने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ये 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे। ये है हमारा रूलर, जिसको हम नॉर्मली अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, स्केल। और ये है डिवाइडर, ये कंपास जैसा दिखता है, कंपास का भाई है, लेकिन इसके अंदर हम पेंसिल फिट नहीं कर सकते। वो जो हमें रखा हुआ दिखता है कि हाँ ये बस रखा हुआ है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, इसका हम कभी कोई यूज नहीं करते। सो द रूलर इज मार्क्ड अलोंग वन ऑफ इट्स एजेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा स्केल है, स्केल रूलर जो है, उसके एक साइड पे हमारे यहाँ पे मार्किंग्स गिवन रहती हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू 15 पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज 15 पार्ट्स इज ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, कोई रूलर होता है कम लेंथ का होता है, कोई रूलर होता है बड़ी लेंथ का होता है। जनरली जो हमारे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास रूलर्स रहते हैं, वो 15 सेंटीमीटर वाले रहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में 12 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, पूरा आगे तक नहीं दिया हुआ। तो नॉर्मली क्या होता है, छोटा रूलर कितने पार्ट्स में डिवाइड रहता है, 15 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, और हर एक पार्ट कितनी लेंथ का होता है, 1 सेंटीमीटर का होता है। लाइक 0 से लेके 1 तक के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। सिमिलरली 8 से 9 के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का गैप है। देन ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 सब पार्ट्स। अगर मैं हर एक सेंटीमीटर के बीच में, अगर मैं यहाँ पे डिविजन्स देखूं, सब डिविजन्स जो हमें गिवन है, तो हर एक सेंटीमीटर में कितने पार्ट्स हमें गिवन रहते हैं, 10 पार्ट्स गिवन रहते हैं। अगर हम काउंट करें 0 से 1 के बीच में, तो 1 2 3 4 5, बड़ी वाली लाइन 5 6 7 8 9 एंड लास्ट में 10। तो एक सेंटीमीटर में कितने सब पार्ट्स आ जाते हैं, 10 सब पार्ट्स आ जाते हैं। और इन्हीं सब पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर कहते हैं। जो हम ये यूज करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ये जो छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है 0 1 2 3 4 के बीच में, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, हमें मिलीमीटर रिप्रेजेंट करती हैं। सो अब इसका यूज कैसे करना है, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट एक सिंपल जो भी लाइन हमने ड्रॉ करी है, और वी कैन से लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ करी है, कुछ नहीं करना। हमने हमारा रूलर क्या रखना है, इस मार्किंग पे जो एंड पॉइंट हमें गिवन है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमें क्या करना है, हमारा स्केल लेना है और रूलर लेना है। उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग देखो यहाँ एकदम एज से हो रही है, वहां से नहीं हमने लेना, मार्किंग हमने जहां से स्टार्ट हो रही है 0 से, तो हमने क्या करना है, वो 0 वाला पॉइंट, अपना जो एंड पॉइंट है,
उसके साथ मैच करना है एंड देन जहां तक हमारी लाइन जा रही है वहां तक हम देख सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करी है। सबसे इजी मेथड रहता है रूलर से लेंथ मेजर करना। किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर हमने कंपेयर करना है तो भी हम बहुत इजीली लेंथ दोनों लाइन सेगमेंट्स की क्या कर सकते हैं, मेजर करके फिर आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अब रूलर से मेजर करने में भी थोड़ा सा पोजिशनिंग एरर आ सकता है कि आप किस तरीके से आप उसको देख रहे हो। टू गेट करेक्ट मेजर द आई शुड बी करेक्टली पोजिशन just vertically above the mark, otherwise errors can happen due to angular viewing. जब भी हम लाइन सेगमेंट कंपेयर करते हैं और लाइन सेगमेंट जब हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूलर, उस पॉइंट के एकदम जस्ट वर्टिकली अबव अपनी जो है हमारी आई पोजीशन होनी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ना हमें लेफ्ट साइड की तरफ से देखना है, ना हमें राइट साइड की तरफ से देखना है, एकदम उसके ऊपर से देखना है, सो दैट कि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट लेंथ का पता चले कि हमने जो अपना रूलर पोजीशन किया है क्या वो हमने सही तरीके से पोजीशन किया है या फिर नहीं किया। अब देखते हैं यूज ऑफ डिवाइडर टू मेजर द लेंथ। ये जो डिवाइडर जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में साइड में आराम से पड़ा रहता है, जिसका हम कभी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ अपने इरेजर पे होल होल करने के लिए यूज करते, तो उसको कैसे यूज करके हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। हमने क्या करना है, फर्स्टली डिवाइडर को ओपन करना है। सपोज हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है। We need to open the divider and then place the end point of one of its arms at A and the end point of the second arm at B. जैसे कि हम देख सकते हैं फिगर में कि हमने क्या करना है कि दोनों आर्म्स को दोनों एंड पॉइंट पे हमने प्लेस करना है। ये है डिवाइडर की आर्म, दिस इज ऑल्सो इट्स आर्म, पर वो काम ज्यादा कुछ नहीं करता जितना काम हमारी आर्म्स करती हैं। सो हमने क्या किया, डिवाइडर की एक आर्म को एक एंड पॉइंट पे प्लेस किया और दूसरी आर्म को दूसरे एंड पॉइंट पे प्लेस किया। देन उसके बाद क्या करना है, टेकिंग केयर दैट ओपनिंग ऑफ द डिवाइडर इज नॉट डिस्टर्ब, लिफ्ट द डिवाइडर एंड प्लेस इट ऑन द रूलर। अब जब हमने वो लाइन सेगमेंट को डिवाइडर से मेजर कर लिया, उतना डिवाइडर अपना ओपन कर लिया, अब बहुत ही केयरफुली हमने क्या करना है, उतना ही जितना डिवाइडर ओपन है अपने रूलर के पास लेके जाना है, विच मीन्स मतलब रूलर के पास लेकर आना है डिवाइडर को, और हमने उसको लेंथ मेजर करनी है कि रूलर पे वो 0 सेंटीमीटर पे रख के हम एक आर्म 0 पे और दूसरी आर्म कहाँ तक जा रही है वो ऑब्जर्व करके हम क्या कर सकते हैं, हमारी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर सकते हैं। Ensure that one end point is at the 0 mark of the ruler. Now read the mark against the other end point. जो अदर एंड पॉइंट पे मार्क आएगा उसकी हेल्प से हमें पता चल पाएगा कि जो हमारी लाइन सेगमेंट है वो उसकी लेंथ क्या है, चाहे वो मीटर्स में हमें फाइंड आउट करनी हो चाहे मिलीमीटर्स में फाइंड आउट करनी हो। सो आई होप आपको लाइन सेगमेंट मेजर करना आया होगा। सबसे रिलायबल मेथड आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए अब चलते हैं, हम अपने एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एंगल क्या होता है, दो रेस से मिलके बनता है। एक वर्टेक्स होता है, ये इसकी आर्म्स होती हैं एंगल की। एंगल की नेमिंग हमने देनी सीखी थी लास्ट क्लास में। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा कि किसी भी एंगल का नेम अगर हमने देना है तो हम उसको कैसे नेम देंगे। जैसे इस वाले एंगल का नेम क्या रहेगा, एंगल AOB बोल सकते हैं या फिर एंगल BOA भी बोल सकते हैं, या फिर सिंगल लेटर की नेमिंग भी दे सकते हैं, दैट इज एंगल O। क्योंकि जिस पॉइंट पे एंगल, जो वर्टेक्स वाले पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो उसको हमेशा अगर हम बड़ी वाली नेमिंग दे रहे हैं तो वो लेटर हमेशा कहाँ रहना चाहिए, मिडल में रहना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि हमारे एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट एंगल। When an angle measures between 0 degree and 90 degree, then it is called an acute angle. 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा एक्यूट एंगल बोलेंगे। जैसे 60 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, इवन दो 89 डिग्री हो गया, या फिर 89.5 डिग्री हो गया, इवन दो 89.9
9 डिग्री भी हमारा कौन से टाइप के एंगल में आएगा? एक्यूट एंगल में आएगा। तो कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, वो वाला एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा राइट एंगल। व्हेन एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल, विच मीन्स कि राइट एंगल को जब हम मेजर करते हैं तो वो कितनी डिग्रीज आता है? हमेशा 90 डिग्री आता है। एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। राइट एंगल जिसकी मेजरमेंट हमेशा 90 डिग्री आती है, राइट एंगल हम उस एंगल को बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। व्हेन एन एंगल मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। कोई भी एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से क्या है? कम है, वो वाला एंगल क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। जैसे 125 डिग्री हो गया, 167 डिग्री हो गया, इवन दो 179 डिग्री हो गया, वो भी कौन सी कैटेगरी में आएगा? हमारे ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट एंगल आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। व्हेन एन एंगल मेजर्स एग्जैक्टली 180 डिग्री, अगर हमारे एंगल की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री है तो वो वाला एंगल कैसा एंगल है? हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल विच मीन्स एक स्ट्रेट लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल शो करती है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल रहेगा वो हमारे कितने डिग्री का रहेगा? एग्जैक्टली 180 डिग्री पे रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। व्हेन एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, क्या कहा जा रहा है डेफिनेशन में? कि कोई भी एंगल जब 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन वो 360 डिग्री से छोटा है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे हमारे एंगल हो गया 235 डिग्री हो गया, या फिर 210 डिग्री हो गया, 325 डिग्री हो गया। तो ये सारे के सारे एंगल कैसे हैं? हमारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। इनकी जो मेजरमेंट आती है वो ये छोटे वाले पार्ट से नहीं आती, वो ये बड़ा वाला पार्ट जो होता है एंगल का, बाहर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं, वो पार्ट हमें रिफ्लेक्स एंगल, उस पार्ट को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। इसका जो अंदर वाला पार्ट रहेगा एक्यूट एंगल शो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट हमारे कंप्लीट एंगल पे। व्हेन एन एंगल इज एग्जैक्टली 360 डिग्री देन इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स एक कंप्लीट सर्कल। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लेते हैं, सपोज हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ये डायरेक्शंस वाला कंसेप्ट है, ये हम आगे रीड करेंगे इसके बारे में भी। तो सपोज हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, जब हम ईस्ट डायरेक्शन में गए, ईस्ट से साउथ पे गए, साउथ से वेस्ट पे गए, और वेस्ट से वापस हम कहाँ पर आ गए? नॉर्थ पर आ गए। तो एक ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो हो गया, तो ये जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का रहता है। अगर कोई एंगल ने 360 डिग्री कवर किया है तो विच मीन्स कि 1 रेवोल्यूशन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। सो कंप्लीट एंगल इसलिए बोला जाता है क्योंकि पूरा का पूरा 360 डिग्री वो क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। सो हमने कितने टाइप के एंगल पढ़े? हमने 6 टाइप के एंगल पढ़े। फर्स्ट था एक्यूट एंगल, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। सेकंड राइट एंगल, एग्जैक्टली 90 डिग्री। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि होता है 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। देन स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली 180 डिग्री। उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एंगल देखा जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। और इन द एंड हमने कंप्लीट एंगल देखा जो एग्जैक्टली कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं हमारे डायरेक्शंस का। जैसे कि हमें पता है देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। कौन कौन सी मेन डायरेक्शंस है हमारी? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। नॉर्थ को एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, साउथ को कैपिटल एस, ईस्ट को कैपिटल ई एंड वेस्ट को कैपिटल डब्ल्यू से। कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इफ वी स्टैंड फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट, विल टर्न थ्रू अ राइट एंगल।
सपोज अगर हम यहाँ नॉर्थ पे खड़े हैं और हम क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, क्लॉकवाइज जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती है इस डायरेक्शन में ऐसे टाइम चलता है। सो अगर हम इस डायरेक्शन में मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं एंड क्लॉकवाइज चलते चलते जब हम ईस्ट पॉइंट पर आते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, तो जो हमने एंगल कवर किया दैट इज आवर राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। From east, if we again turn through a right angle clockwise, we now face south. ईस्ट से अगर हम साउथ पे जाते हैं एक और 90 डिग्री कवर करके, अगर हम ईस्ट पॉइंट पे पहुंचे हैं, ईस्ट पॉइंट से अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो भी उसमें हम कितना डिग्री कवर करेंगे? 90 डिग्री कवर करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ईस्ट से साउथ पे जाने के लिए हमने 90 डिग्री और राइट एंगल कवर किया, या ईस्ट से हम 90 डिग्री की तरफ क्लॉकवाइज गए तो हम कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए? साउथ डायरेक्शन में पहुंच गए। तो ऐसी जो हमारी 4 की 4 मेन डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, उनके बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है? हमारे राइट एंगल है। तो अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट करके पहला 90 डिग्री कवर करके ईस्ट पहुंचे, फिर दूसरा 90 डिग्री कवर करके साउथ पहुंचे, देन थर्ड 90 डिग्री कवर करके वेस्ट पहुंचे, और एट द एंड एक और 90 डिग्री हमने लिया वेस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम वापस कहाँ पे पहुंच गए? नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंच गए। तो इन टोटल हमने कितने 90 डिग्री कवर किए? 490 डिग्री, यानी कि 4 राइट एंगल कवर किए। और 4 राइट एंगल कवर करने के बाद जो था हमारा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हमारा एक रिवॉल्यूशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। विच मीन्स अगर हमने मूव करना स्टार्ट किया तो ये सारा कुछ मूव करके हम वापस कहाँ पर आ गए? नॉर्थ डायरेक्शन में आ गए। तो पूरा एक हमारा राउंड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमने कितना डिग्री कवर किया? 360 डिग्री कवर किया। सो जब हम नॉर्थ से स्टार्ट करके वापस से नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाएंगे तो जो टोटल डिग्रीज हम कवर करेंगे 360 डिग्री है। हर एक डायरेक्शन में जब हम टर्न लेंगे तो वो टर्न हमेशा कितने डिग्री का रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा, विच मीन्स राइट एंगल का रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई इस तरीके से और एंटी क्लॉकवाइज हो गई उल्टा। घड़ी में तो खैर उल्टा चलता नहीं है, लेकिन ये हो गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सिमिलरली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आइए चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन के बेसिस पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन पे पहुंचोगे अगर आप इस समय प्रेजेंटली कौन सी डायरेक्शन में हो। देखते हैं। इफ यू आर एट ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। वी आर नाउ एट ईस्ट, ठीक है, हम ईस्ट पर हैं। अगर हम हाफ रेवोल्यूशन लेते हैं क्लॉकवाइज, हाफ रेवोल्यूशन का यहाँ पे मतलब है टोटल हमारे पास 4 राइट एंगल्स थे। अब 4 में से हमने उसका हाफ कवर करना है, यानी कि कितने राइट एंगल कवर करने हैं? 2 राइट एंगल्स कवर करने हैं। तो अगर हम यहाँ ईस्ट पे हैं तो ईस्ट से ये हो गया एक राइट एंगल और ये हो गया हमारा दूसरा राइट एंगल। तो 2 राइट एंगल विच मीन्स कि हाफ रिवॉल्यूशन कवर करने के बाद हम कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? कौन सी डायरेक्शन पे आए हैं हम? वेस्ट में आए हैं। इफ वी आर एट वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज, इस पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि हम कहाँ पर हैं इस टाइम? हम वेस्ट पर हैं और वेस्ट से हमने 3/4 रिवॉल्यूशन लेना है। 3/4 रिवॉल्यूशन का मतलब है कि 4 राइट एंगल्स में से हमने कितने राइट एंगल कवर करने हैं? 3 राइट एंगल कवर करने हैं। 3/4 का मतलब है 3 आउट ऑफ 4, क्योंकि टोटल राइट एंगल हमारे पास कितने थे? 4 थे। 2/4 का मतलब हो जाएगा 2 आउट ऑफ 4, विच मीन्स इसको हम हाफ भी बोल सकते हैं। सो वी नीड टू मेक
3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमें क्लॉकवाइज जाते तो नॉर्थ साइड पे जाते हैं, लेकिन हमने नॉर्थ साइड पे नहीं जाना, हमने जाना एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स उल्टा जाना है वापस। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज 3 राइट एंगल कवर करेंगे, ये हो गया फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज कवर अप कर कर आए हैं, तो एट द एंड हम कौन सी डायरेक्शन में पहुंचे हैं? नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचे हैं। सो एंटी क्लॉक, अगर हम वेस्ट पर हैं और एंटी क्लॉकवाइज 3/4 रिवॉल्यूशन कवर करते हैं तो हम नॉर्थ में पहुंचेंगे। और नॉर्थ पे पहुंचने का डायरेक्ट तरीका भी था, सिर्फ हमें एक टर्न लेना था। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज मेंशन होता तो हमें सिर्फ 1/4 टर्न लेके हम क्या कर सकते थे? नॉर्थ डायरेक्शन पे पहुंच सकते थे। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज बोला था, तो डायरेक्टली ना जाके हमें पूरा उल्टा घूम के जाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What part of a revolution have you turned through if you stand facing south and turn clockwise to face east? Now this time हमें बताना है कि हमने कितना पार्ट कवर किया रेवोल्यूशन का, क्या फुल रेवोल्यूशन कवर किया है या फिर उसका कुछ पार्ट कवर किया है। राइट नाउ वी आर एट साउथ, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में हैं हम। एंड अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं ईस्ट पे एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, तो क्लॉकवाइज जाने के लिए हमें पूरा ऐसे जाना पड़ेगा, उल्टा नहीं जाना। एकदम पास दिख रहा है तो डायरेक्ट उस पर जंप नहीं मार सकते, पूरा घूम के जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐसे हम क्लॉकवाइज पहुंचे हैं ईस्ट पे। तो हमने कितने राइट एंगल कवर किए? साउथ से वेस्ट पे जाने पे ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया एंड ये थर्ड हो गया। यानी कि हमने 4 में से कितने राइट एंगल कवर किए? 3 राइट एंगल कवर किए। सो हमने रिवॉल्यूशन का कितना पार्ट कवर किया? 3/4 पार्ट कवर किया। साउथ से क्लॉकवाइज टर्न करके ईस्ट पे आने के लिए हमने एक फुल रेवोल्यूशन का कितना पार्ट कवर किया? 3/4 पार्ट कवर किया, विच मीन्स कि 4 राइट एंगल्स में से हमने कितने राइट एंगल कवर किए? 3 राइट एंगल कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग? इसमें हमने नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताने हैं कि हम कितने राइट एंगल्स कवर अप करेंगे। इफ यू आर एट साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हम साउथ पे हैं और हमने जाना है नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सपोज अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी हम कितने राइट एंगल कवर कर रहे हैं? साउथ से वेस्ट पे एक हो गया, वेस्ट से नॉर्थ पे 2 हो गया, तो भी 2 राइट एंगल हैं। क्लॉकवाइज जाने पर भी 2 रहेगा और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाने पर भी 2 एंगल्स ही रहेंगे, 2 राइट एंगल्स ही रहेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं साउथ से ईस्ट पे जाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो ये एक एंगल हो गया, फिर ईस्ट से नॉर्थ पे जाने के लिए 2, तो भी हमें 2 राइट एंगल कवर करने हैं, क्लॉकवाइज जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएं। तो नंबर ऑफ राइट एंगल्स पूछा है उसने, तो कितने राइट एंगल्स? 2 राइट एंगल्स। सेकेंड पार्ट में नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। अभी हम हैं नॉर्थ में, हमें जाना है ईस्ट पे लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, मींस उल्टा घूम के जाना है। तो हमने कितना राइट एंगल कवर किए? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ये 1 2 3 आपको लिखने की नीड नहीं है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। सो 1 2 3 कितने राइट एंगल्स हमने कवर किए? 3 राइट एंगल्स हमने कवर किए। सो आई होप आपको डायरेक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आइए अब जानते हैं थोड़ा सा क्लॉक के बारे में। सो क्लॉक तो हर किसी के घर में होती है, हर किसी को पता ही है, टाइम देखना आता ही है सबको। सो वी कैन सी, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है रेवोल्यूशन का। वी कैन सी रेवोल्यूशंस ऑन क्लॉक फेसेस। मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा। क्लॉक का कोई भी हैंड जब भी अपना पूरा एक 12 से स्टार्ट होके वापस से 12 पर आता है तो वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, चाहे वो आवर हैंड हो, चाहे वो मिनट हैंड हो या फिर सेकंड हैंड हो। When the hand of a clock moves from one position to another, it turns through an angle.
लेकिन जैसे जैसे कोई भी हैंड जब क्लॉक का मूव करता है, 1 से 2 पे जाता है, 2 से 3 पे जाता है, 3 से 4 पे जाता है, ऐसे करते-करते जिन भी नंबर्स के थ्रू वो जाता है, तो वो हमेशा एक एंगल कवर करके मूव करता है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो ये 1 और 2 के बीच में जब वो मूव करेगा तो कुछ ना कुछ एंगल हमेशा क्या करेगा? फ़ॉर्म करेगा। तो उन्हीं एंगल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे थोड़ा-सा। सपोज़ ये हमारी एक क्लॉक है। हमें पता है कि पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री कवर अप होता है? 360 डिग्री कवर होता है। तो जस्ट लाइक डायरेक्शंस हम अपनी क्लॉक को भी क्या कर सकते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन में था हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितने राइट एंगल बन रहे थे हमारे? 4 राइट एंगल्स बन रहे थे। राइट एंगल क्या होते हैं? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सिमिलरली क्लॉक में भी क्या होते हैं? 4 राइट एंगल्स बनते हैं। तो आप मेरी थोड़ी-सी ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो यहाँ पे हमने एक क्लॉक बनाई है। तो जस्ट लाइक डायरेक्शंस क्लॉक को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो भी 4 राइट एंगल्स में डिवाइडेड रहता है। 12 से 6 एंड 9 टू 3 ये हमारे 4 राइट एंगल्स कवर करता है। जैसे कि हम इधर क्लॉक वाली फिगर में देख सकते हैं कि 12 से 3 के बीच में भी एक राइट एंगल बन रहा है, 3 से 6 के बीच में भी एक राइट एंगल बन रहा है, 6 टू 9 के बीच में भी एक राइट एंगल बन रहा है, 9 टू 12 के बीच में भी एक राइट एंगल बन रहा है। तो जस्ट लाइक डायरेक्शंस क्लॉक में भी कितने राइट एंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं? 4 राइट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा एक ऑब्जर्व करने की बात ये है कि 12 और 3 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं। व्हिच मीन्स अगर हम 12 पे हैं, 12 से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3 नंबर्स को कवर अप करने पे हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। तो ये छोटी-सी बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट इससे क्वेश्चन्स करने में हमें ही ईज़ी रहेगा। क्योंकि हर बार क्वेश्चन में 12, 3, 6 या फिर 9 पे हमारी स्टैंडिंग पोज़ीशन नहीं हो सकती। हो सकता है कि समटाइम्स आपको क्वेश्चन में वो आर हैंड जो भी हम कोई सा भी हैंड वो उसका गिवन दे क्लॉक का, वो 1 से स्टार्ट करे, 2 से स्टार्ट करे, 4 से, 5 से या फिर 7, 8 इन नंबर से स्टार्ट करे। तो बस थोड़ा-सा ये ध्यान दीजिएगा कि एक राइट एंगल जो है वो कितने नंबर्स को कवर कर रहा है? 1, 2, 3, 4 4 नंबर्स को कवर कर रहा है एक राइट एंगल। सो थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा इससे क्वेश्चन करने में। वो 4 नंबर्स इंक्लूड करके हैं, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्लॉक के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 3 टू 9, 7 टू 10 एंड 1 टू 10? हमने बताना है कि आर हैंड जब 3 से 9 पर जाएगा तो वो क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन का कितना फ्रैक्शन यानी कि पूरे रेवोल्यूशन का कितना पार्ट वो क्या करेगा? कवर करेगा। तो उसके लिए चलिए क्लॉक बनाते हैं एक। मैं मेरी क्लॉक एकदम स्क्वायर बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है क्लॉक सर्कल ही हो। यहाँ पे हो गया 12, 6, 3 एंड 9। लेकिन क्वेश्चन में स्टार्टिंग बात वो क्या कह रहा है? 3 टू 9 ही बोल रहा है। तो 3 से 9 तक जाने में कितना फ्रैक्शन हम कवर कर रहे हैं, वो हमने बताना है। तो पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि 3, 9 की बात हो रही है तो हमें पूरी क्लॉक ड्रॉ करने की नीड नहीं है। तो 3 टू 9, 12 टू 6 हमने पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो 3 टू 6 एक हो गया, 6 टू 9 जब हम गए तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो हमारे राइट एंगल कितने थे? 1, 2, 1, 2, 3, 4 टोटल राइट एंगल हमारे थे 4। 4 में से हमने कितने राइट एंगल कवर किए? 3 से 6 पे जाने पे एक एंगल एंड 6 से 9 पे जाने पे दूसरा एंगल। तो 4 में से हमने कितने राइट एंगल कवर किए? 4 में से हमने 2 राइट एंगल कवर किए और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2 और 4 आपस में कैंसल हो जाएँगे। 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे। तो हम कह सकते हैं कि आर हैंड जब 3 टू 9 मूव किया इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो उसने पूरे रेवोल्यूशन का 2/4 पार्ट या फिर हाफ रेवोल्यूशन उसने कवर किया। अब चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हैंड
आर हैंड जो है 7 से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ तक गया है, 10 तक गया है, विच मीन्स कि हमें पूरा ही क्लॉक बनाना पड़ेगा इस बार। हो गया 12, 3, 6, 9, दे देते हैं 1, यहाँ पे दे देते हैं 2, यहाँ पे दे देते हैं 4, यहाँ पे आ जाएगा 5, जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8, 10 एंड 11। सो क्लॉक हैंड स्टार्ट हुआ, आर हैंड स्टार्ट हुआ 7 पे, ये रहा 7, 7 से हम कहाँ पे गए हैं, 10 पे गए हैं, 7 से 10 पे गए हैं। अब इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है हमने वो देखना है, क्या वो राइट एंगल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। यहाँ पे मैंने बताया था कि 4 नंबर्स जब आपस में इंक्लूड रहते हैं तो एक राइट एंगल बनता है। अगर हम क्लॉक की बात करें, 4 नंबर्स को मिला के एक राइट एंगल बनेगा। तो हम काउंट करते हैं 7 से लेके 10 तक, क्या 4 नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4 बिल्कुल हो रहे हैं, विच मीन्स कि ये जो बना रहा है एक राइट एंगल बना रहा है। तो 7 से 10 तक जाने के लिए हमने कितना फ्रैक्शन कवर किया? 4 राइट एंगल्स में से हमने सिर्फ 1 राइट एंगल कवर किया, यानी कि 1/4 पार्ट हमने कवर किया। 7 to 1 में हमने कितना पार्ट फ्रैक्शन का, कितना पार्ट हमने रेवोल्यूशन का कवर अप किया? 1/4 पार्ट कवर अप किया। सिमिलरली थर्ड पार्ट में देखते हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 एंड 11। स्टार्ट हो रहा है 1 से, स्टार्टिंग पॉइंट पे 1 पर है और एंडिंग पॉइंट है हमारा 10 पे। अब 1 से 10 तक जाने के लिए हमने कितना फ्रैक्शन कवर अप किया है, उसके लिए देखते हैं हमें अपने एंगल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 4 नंबर्स इंक्लूड करके एक राइट एंगल बन रहा है। तो 1, 2, 3, 4, यानी कि एक राइट एंगल ये हो गया, 1, 2, 3, 4, एक राइट एंगल यहाँ पर हो गया। अब 7 से अगर हम 10 तक जाते हैं, 1, 2, 3, 4, तो एक राइट एंगल ये हो गया। तो हमने जाना है 1 से लेके 10 तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हमने मूव करना स्टार्ट किया। हम 10 पर आए तो एक राइट एंगल, 2 राइट एंगल और 3 राइट एंगल। हमने कितने राइट एंगल कवर किए? 3 राइट एंगल कवर किए आउट ऑफ 4। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन गई? 3/4। कि 1 से लेके 10 तक आर हैंड ने जब क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन लिया तो उसने 3/4 पार्ट पूरे रेवोल्यूशन का क्या किया? कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट। अब क्लॉक का हैंड कौन से नंबर पे आके स्टॉप करेगा? इफ इट स्टार्ट्स एट 2, अगर वो 2 पर है, एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। पूरा रेवोल्यूशन नहीं लेना, हाफ रेवोल्यूशन लेना है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो कौन से नंबर पर आएगा? सो फर्स्ट पार्ट में हम अपनी क्लॉक बना देते हैं थोड़ी सी, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 2 से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हमारे राइट एंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि 4 नंबर्स इंक्लूड करके एक राइट एंगल बन रहा है। तो 1, 2 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो पहला एंगल बनेगा 5 पे, 1, फिर 5 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरा बनेगा 8 पे, 1, 2, 3, 4। तीसरा बनेगा 11 पे। तो ये हमने अपने पूरे उसमें डिवाइड कर लिया है क्लॉक को 90 डिग्रीज में, राइट एंगल में। 2 से स्टार्ट करना है और हाफ रिवॉल्यूशन लेना है। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि 4 राइट एंगल्स में से हमने कितने राइट एंगल कवर करने हैं? 2 राइट एंगल कवर करने हैं। तो ये रहा पहला राइट एंगल एंड ये रहा हमारा सेकंड राइट एंगल। तो सेकंड राइट एंगल कवर करने के बाद, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन कवर करने के बाद, हम कौन से नंबर पर आए हैं? 8 पर आए हैं। सो हमारा आर हैंड कौन सा नंबर शो करेगा? 8 पे आके शो करेगा, 8 पे रुकेगा। अगर नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? स्टार्ट्स एट 5 एंड मेक्स 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11। अगर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें 3/4 रिवॉल्यूशन कवर करना है, मीन्स 4 में से कितने राइट एंगल कवर करने हैं? 3 राइट एंगल कवर करने हैं। तो ये रहा 5, पहले इसको राइट एंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं 4 नंबर से। एक राइट एंगल का ग्रुप बनता है तो 1 2 3 4। पहला राइट एंगल 8 तक बना, फिर 1 2 3 4। 11 बना, 1 2 3 1 2 3 4। देन गया हमारा 2 पे। तो ये 4 राइट एंगल्स में हमने अपनी क्लॉक को डिवाइड कर लिया। 4 में से हमने 3 राइट एंगल्स कवर करने हैं। ये हो गया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लॉकवाइज डायरेक्शन था तो नॉर्मली जिस डायरेक्शन में हैंड्स मूव करते हैं क्लॉक के, उसी डायरेक्शन में हम लोग गए। तो हम कहाँ पर आके रुके? 2 पर। तो जो आर हैंड आया वो कहाँ पे आके स्टॉप हुआ? 2 पे आके स्टॉप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स। अगर वो 10 से स्टार्ट कर रहा है और कितने राइट एंगल मूव कर रहा है? 3 राइट एंगल मूव कर रहा है। इस बार फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ, इस बार डायरेक्टली हमें नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताए हुए हैं। 12, 6, 3, 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। राइट एंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले 10 से स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4। पहला राइट एंगल 1 तक हुआ, 1 2 3 4। दूसरा राइट एंगल 4 तक हुआ, 1 2 3 4। देन 7 तक हुआ, फिर 1 2 3 4। देखो फोर्थ वाला 4 ही नंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने कितने राइट एंगल्स कवर करने हैं? 3 राइट एंगल कवर करने हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3। तो हमारा आर हैंड कहाँ पर आया? 7 पर आया। नेक्स्ट पार्ट में है स्टार्ट्स फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। स्ट्रेट एंगल्स, यहाँ पे राइट एंगल ना देके अब हमें स्ट्रेट एंगल मेंशन किया है और हमें पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री हमें 2 बार कवर करना है। अभी हम हैं 7 पे, तो 7 के एकदम जस्ट ऑपोजिट जो नंबर रहेगा वो रहेगा हमारा 1। तो 7 से 1 पे गए, ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट एंगल। और फिर 7 से 1 पे गए, ये हो गया हमारा एक स्ट्रेट एंगल। फिर 1 से एक और स्ट्रेट एंगल कवर करके कहाँ पर आ गए हम? 7 पर आ गए। पहला स्ट्रेट एंगल जो हमने कवर किया 7 से लेके 1 तक, वो एक स्ट्रेट एंगल कवर किया। देन 1 से अगेन जब हमने एक स्ट्रेट एंगल कवर किया तो हम कहाँ पर आए? 7 पर पहुंचे। विच मीन्स कि 2 स्ट्रेट एंगल्स के लिए हम क्या वर्ड भी यूज कर सकते हैं? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम 7 से स्टार्ट हुए थे और वापस कहाँ पर आ गए? 7 पर आ गए। तो हमारे डी वाले पार्ट का आंसर क्या हो गया? 7 ही हो गया। 7 से स्टार्ट किया, 2 स्ट्रेट एंगल कवर करने के बाद भी जो क्लॉक का हैंड है वो कहाँ पे आके स्टॉप होएगा? 7 पे ही आके स्टॉप होएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।